ये वक्त है आने का। मनोहर से रहा नहीं गया। क्या करूँ, काम ही ऐसा है। घर में घुसते ही रागिनी ने जवाब दिया, रात 11 बजने को है। कौन सा काम कंपनी करवाती है जो समय से नहीं छोड़ती। तुम कहना क्या चाहते हो। रागिनी की तैयारियां चढ़ गई। ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। अपने बॉस से कह दो कि समय से छोड़ा करे। इतनी रात छोड़ने का क्या, तुम देर से आती हूँ तो वो छुड़वाने की भी जिम्मेदारी लेते हैं। मैं उन्हीं की गाड़ी से आई हूँ, तो भी तुम्हें समय का ख्याल रखना चाहिए। मीटिंग में फंस गई थी। बोल दो कि मीटिंग समय से रखा करें। वो मुझे 15 लाख सालाना देते हैं, जो तुम्हारी तनख्वाह से दुगनी है। वो हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि मुझे उनके हिसाब से चलना होगा। नौकरी छोड़ दो। आवेश में आकर कह रहे हो, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ना कमाऊँ तो ना फ्लैट की किस्त भर पाओगे, ना ही कार का लोन। मुझे क्या मालूम था कि उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत कैसी कीमत। मैं क्या बाजार में बिकने जाती हूँ। रागिनी हथे से उखड़ गई। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। फिर क्या था। नौकरी तुम्हारी पसंद थी, वरना मैं तुम्हारी नौकरी से संतुष्ट थी। रागिनी ने जो कहा वो सत्य था। मनोहर हर हाल में प्रोफेशनल लड़की चाहता था। कई रिश्ते आए, उनमें से उनसे रागिनी को पसंद किया। उस समय वह एमबीए करके एक कंपनी में मैनेजर पद पर थी। शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गई। यहाँ उसकी रत्ती मात्र नौकरी की इच्छा नहीं थी, मगर मनोहर ने जिद की। कहने लगा, दिल्ली में रहना है तो रुपया होना चाहिए, फ्लैट लेने है, आने जाने के लिए कार खरीदनी है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। कहाँ से होगा यह सब। मैं एक सरकारी बैंक का कर्मचारी हूँ। मेरी आय सीमित है, इसलिए तुम्हारा काम करना बेहद ज़रूरी है। 10 मनोहर ने इतना कुछ रागिनी के ऊपर लाद दिया कि वह दबाव में आ गई। उसे लगा मनोहर ने जितना कुछ सोच रखा है वह सचमुच आसान नहीं था, लिहाजा उसे नौकरी ही करनी पड़ेगी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। वह समय से घर आ जाती थी। शाम अक्सर दोनों घूमने निकल जाती थे। बिस्तर पर आते ही रागिनी पड़ गई। मनोहर उसके करीब आने चाहता था, मगर उसने मना कर दिया। मुझे सोने दो, बहुत थकी हुई हूँ। रागिनी कुनिंदी सी बोली। थकी तो तुम रोज़ रहती हो। मनोहर को उसका व्यवहार अच्छा न लगा। प्लीज़ सो जाओ। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। जल्द ही वह गहरी नींद के आगोश में समा गई। मनोहर कसमसा कर रह गया। सुबह मनोहर का मूड खराब हुआ था। एक तो रागिनी का अक्सर देर से आना, उस पर सिर घुमाकर सो जाना। जब ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो क्या ज़रूरत थी शादी करने की। रागिनी बहुत जल्दी में थी। आज उसे सुबह 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाना था। सिंगापुर से कुछ डेलीगेट आ रहे थे, उनके साथ ज़रूरी मीटिंग थी। तुम्हारी वहाँ क्या ज़रूरत है। मनोहर बोला, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं। प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सारी ठीक करते हुए रागिनी बोली। पति को भी मनोहर चिढ़ा। तुम कहाँ जाने वाले हो। कमाने वाली बीवी जो लाए हो, बस इतना रहम करो, सवाल करके छोड़ दो। बदले में मैं तुम्हारे हाथ में अच्छी खासी रकम लाकर दे दूँगी। मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तब सिर्फ रात गर्म करने के लिए। सुबह तो तुम्हें 15 लाख सालाना कमाने वाली बीवी चाहिए। रागिनी ने तंज कसा। वैसे अब मैं काफ़ी दूर निकल चुकी हूँ, पीछे लौटना आसान नहीं है। बाल ठीक करते हुए रागिनी बोली, क्यों नहीं आसान। नौकरी छोड़ दो, उसके बाद मैं क्या करूँगी। घर संभालो, बच्चे पैदा करो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि एक स्त्री क्या क्या करेगी। नौकरी करे, बच्चे पाले, तुम्हें समय से नाश्ता खाना दे, मगर नहीं, तुम्हें तो प्रोफेशन लड़की चाहिए थी। जहाँ मेरा रिश्ता जाता, लड़के वाले कहते, लड़की सादा सादा बीए है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने एमबीए किया, उसके बाद नौकरी, ताकि मेरा रिश्ता हो जाए। कोचिंग। वह भावुक हो उठी। मनोहर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रागिनी इस कदर प्रोफेशन हो जाएगी। रागिनी कंपनी की गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद मनोहर भी ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसका मन ऑफिस में नहीं लगा। फिक्र तो काफ़ी दिनों से था, मगर जिस तरीके से रागिनी ने अपने तेवर दिखाए वह असहनीय था। यह सत्य था कि उसे कमाऊ पत्नी चाहिए थी, मगर इस कीमत पर नहीं कि उसकी अंगुलियां भी बेईमानी लगे। आज यही तो स्थिति थी। जिस्म की बात तो दूर, वह बालों को भी हाथ लगाने नहीं देती। वजह वही, थकी हूँ, मूड नहीं है, मुझे सोने दो। रागिनी के हेड का नाम हेमंत था। वही रागिनी उसकी डिप्टी हेड। उसकी खुद की कार थी। यूँ तो वह अपने स्कूटी से ऑफिस जाती, मगर जब देर होती तो स्कूटी वहीं ऑफिस में छोड़ देती, फिर हेड की कार से घर आती। अगले दिन हेड उसे
रिसीव करके ऑफिस ले आता। रागिनी ने 5 सालों में काफ़ी तरक्की की। सामान्य मैनेजर से सीधे डिप्टी हेड तक पहुंच गई और सैलरी पूरे 1.5 लाख महीना। यह कोई आसान काम नहीं था। मनोहर खुश था, उसके पास अच्छी खासी रकम आ रही थी, मगर जिस तरीके से रागिनी में बदलाव आने लगा वह उसके लिए नागवार था। रागिनी का देर से आना, मनोहर को कोई अहमियत ना देना, घर के काम में रंच मात्र दिलचस्पी ना लेना, तरक्की और हेड यही रह गया था उसके लिए मुख्य। बाकी सब कोना मनोहर जितना सोचता दिल उतना ही डूबने लगता। वह परिवार चलाना चाहता था, वहीं रागिनी इन पर चर्चा तक करना नहीं चाहती थी। रागिनी पीछे लौटने वाली नहीं थी। 15 लाख सालाना किसी को काटता है। तलाक देना आसान नहीं, देने की कोशिश भी करता हूँ तो अच्छी खासी आमदनी से वंचित होना पड़ेगा। वह मंझधार में पड़ गया था, न उगलते बन रहा था। उसे सिर्फ अपने काम के आगे कुछ नहीं सूझ रहा था। बच्चे की बात तो करता तो कहती, अभी जल्दी क्या है। कहते कहते 7 साल गुजर गई। वह आज भी बच्चे के नाम से इतराती है। धन दौलत किस काम का, अगर बच्चे ही ना हो। शाम ऑफिस से मनोहर आया तो उसका दिल उचाट था। नौकरानी ने उसे चाय नाश्ता दिया। वह 8 बजे तक खाना बनाकर चली आ जाती। उसके बाद उसके पास सिवाय रागिनी के इंतज़ारी के कुछ नहीं रहता। कितनी देर टीवी देखे। वह चाहता था कि उसके पास रागिनी बैठे, बातें करे, कुछ अपनी सुनाए, कुछ अपनी कहे। वह रागिनी को अपने बाहों में भरना चाहता था, उस पर खूब प्यार बरसाना चाहता था, मगर इससे उलट वह पास बैठने से भी कतराती, मानो उसके जिस्म से बू आ रही हो। क्या मैं सिर्फ नाम का पति रह गया हूँ? क्या रागिनी के जीवन में कोई और आ गया है मेरे प्रति विरक्ति की? और क्या वजह हो सकती है? यह ख्याल मनोहर के जहन में उभरे, उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। आज वह रात 10 बजे आई। कल से 1 घंटे पहले कपड़े उतारकर सीधे बेडरूम में सोने चली गई। आती हूँ। मनोहर फट पड़ा। मुझे सोने दो, मैं कल बात करूँगी। रागिनी ने मुँह फेर लिया। आज क्यों नहीं? मुझे नींद आ रही है। कहाँ से गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो? दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तुम भी उड़ाओ, मैंने कब मना किया? मगर अभी मुझे सोने दो। रागिनी ने काम पर तकिया रख लिया। मनोहर बड़बड़ाता रहा। सुबह मनोहर का सिर भारी था। रागिनी हमेशा की तरह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मनोहर तिलमिलाकर रह गया। आज रागिनी स्कूटी से नहीं गई। उसने छत से देखा, कुछ दूरी पर एक कार खड़ी थी। कार में एक शख्स बैठा था। कौन हो सकता है? मनोहर के दिमाग में शक के कीड़े कुलकुलाने लगे। तुम्हारे साथ कौन था? जैसे ही रागिनी ऑफिस पहुंची, मनोहर ने फ़ोन मिलाया। अचानक जिज्ञासा की वजह रागिनी के स्वर में व्यंग का फूट था। क्या मुझे इतना भी जानने का हक नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पति जो ठहरे, रागिनी ने आगे कहा, वो मेरे हेड थे। कल रात अपनी स्कूटी ऑफिस में ही छोड़ आई थी। रागिनी ने फ़ोन काट दिया। मनोहर को काटो तो खून नहीं हो ना हो, यही आदमी रागिनी को प्रमोट कर रहा है। क्यों? कुछ तो वजह होगी, वरना इतनी जल्दी वह इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचती। कहीं दोनों में मनोहर चाहकर भी रागिनी का कुछ बिगाड़ पाने में सक्षम न था। पुरुष होने के नाते उसका आत्मसम्मान जागता, मगर अगले ही पल हरे हुए जुआरी की तरह बैठा जाता था। 2 दिन बाद रागिनी ने यह कहकर जैसे चौंका दिया कि वह ऑफिस के काम से सिंगापुर जा रही है, अकेले ही। हालांकि यह सवाल बेईमानी था, तो भी एक पति होने के नाते जुबान से निकल ही आता। नहीं, मेरे साथ हेमंत भी जा रहे हैं। हेमंत 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 नाम ने नाक में दम कर रखा है। मनोहर चीखा। चिल्लाओ मत, वह मेरा हेड है। आज तुम जो निश्चित जीवन गुजार रहे हो, वह सब उसी की देन है। उसी ने एमडी से मेरी सिफारिश करके यहाँ तक पहुँचाया है। बदले में तुमने क्या दिया? चलो बात देती हूँ। छिपाना क्या? मैं उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हूँ। धोखेबाज कह सकते हो। आगे बढ़ने के लिए अगर वह मुझे अपनी अंगसियानी बना लेता है तो हर्ज ही क्या है? मैं नहीं बनूंगी तो कहीं दूसरी तैयार हो जाएंगी। वह आगे बढ़ जाएगी और मैं मामूली सी मैनेजर बनकर रह जाऊंगी। कॉरपोरेट सेक्टर में आगे बढ़ने का यही फंडा है जो तुम्हारी सरकारी विभाग में नहीं। रागिनी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर सकती हो। गिरा कौन रहा है? सफलता पतिव्रता बनने से नहीं आती,
फिर ये फंडा सिर्फ स्त्री पर ही क्यों? क्या पुरुष नहीं गिरते? मैं गिरी तो चरित्रहीन और पुरुष गिरे तो? पुरुष प्रथा या अन्याय नहीं है तो क्या है? वैसे भी एक स्त्री कमाने के लिए बाहर निकलती है तो उसे यह सब सहना पड़ता है। यही काम मैं करूँ तो? बेशक करूँ। तब एक स्त्री सिवाय लड़ने झगड़ने के और कर भी क्या सकती है? क्या तुम मानोगे? तुम तो यही कहोगे सब कुछ तो दिया रहने के लिए, फ्लैट, कार, गहने, अच्छे लिबास, साथ में खर्च के लिए रुपये। रागिनी कहती रही, मैं भी तो यही कर रही हूँ। ज़माना बदल चुका है। बाहरी तरक भरक को ही लोग महत्व देते हैं। हम दोनों रुपया कहाँ से लाते हैं यह कोई नहीं देखता। वैसे भी बाहर निकलने वाली महिलाएं कितनी भी चरित्रवान हो, उन पर आरोप लगते ही हैं। शादी के पहले मैं जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ एक पुरुष एक महिलाओं को लांछित करने से नहीं चूकते। उनका एक ही फंडा था, मिले तो ठीक, वरना पीठ पीछे कह दिया रंडी है। इतना जमाने के बाद शायद ही कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपनाए। पर यह सवाल सिर्फ स्त्री के लिए ही क्यों? पुरुष नौकरानी से संबंध बनाकर पति बना रहता है तो पत्नी क्यों नहीं? दोहरे मापदंड क्यों? सिर्फ इसीलिए ना कि पुरुष कमाते हैं लिहाजा उसे मनमानी की छूट है। तब तो रागिनी भी छूट के दायरे में आती है। निकल जाओ मेरे घर से, मनोहर चीखा। मर्द होने के नाते इतना तो हक बनता है। स्त्री का तो कोई घर होता ही नहीं जो इतने स्वाभिमान से कह सके, निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, नुकसान तुम्हारा होगा। यह फ्लैट मेरे लॉन से खरीदा गया है। बेघर तुम होगे, मुझे क्या? मैं किसी और के साथ घर बसा लूँगी। सब नहीं पूछते अपनी बीवी से कि रात कहाँ से बिताकर आए हो। सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना होगा तो दौलत चाहिए। कितना कमा लोग जो दिल्ली में फ्लैट खरीदे सके। मनोहर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। परसों रागिनी सिंगापुर चली गई। 5 दिन बाद आई। काफ़ी प्रेस लग रही थी। काफ़ी कुछ महंगे सामान खरीद कर आई थी। मनोहर मूर्तिवत उसे देखता रहा। जब तंत्रा लौटी तो लगा जैसे उसके भीतर कुछ मर सा गया। वह एक एक कर सामानों को बटोरता रहा जो रागिनी उसके लिए लाई थी। सचमुच महंगे थे, जो उस जैसे आम आदमी के लिए असंभव थे। रागिनी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। सचमुच वह मेरे गले लिपट गई। वह आगे कहीं, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? बिल्कुल नहीं, बस एक शिकायत थी। सच कह दूँ? वह क्या? वह मेरे बदन से लिपटकर दूर खड़ी हो गई। हेड क्यों? एमडी क्यों नहीं? वह हंस कर पड़ी। मैंने तुमसे झूठ बोला था। रागिनी की आंखों के खुशी से चमक उठी। वह आगे कहीं, इस बार एमडी ही था। मैंने हैंड को दरकिनार करवा दिया। अब वह नहीं, मैं हैंड हूँ। इसके आगे मेरे पास कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं था। मनोहर ने अंधेर नौकरानी को हटाकर जवान रख लिया। अब उसे रागिनी से कोई शिकायत नहीं था। समय के साथ चलने में ही बेहतरी थी, इसे वह बखूबी समझ चुका था।